Hello students, welcome back to the Tantasar physics classes. Presently I am doing with you work power and energy. कल मैंने लेक्चर दिया था आपको वर्क पर और इसमें 7 8 10 लेक्चर तक लगेंगे. इसमें सारा कुछ कवर होगा, प्रॉब्लम्स भी, ऑब्जेक्टिव्स भी, IIT भी, JEE भी और नीट भी, सारा कुछ. बट यू हैव टू कंसिस्टेंटली फॉलो द लेक्चर्स. ऐसा नहीं कि एक लेक्चर देख लिया दूसरा छोड़ दिया. नो, you have to consistently watch the lectures from first lecture to the last lecture. Do it many a times and it is done with you. तो आज मैंने देखा कि in order to proceed in this what you call as work power and energy, we need to do conservative and non-conservative fields. What is meant by conservative and non-conservative field? कहीं अगर आपको ये समझ आया conservative and non-conservative field, समझो कि आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो. जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, उसमें भी बहुत फिर इजी हो जाएगा और ग्रेविटेशन भी इजी हो जाएगा. बहुत सारी चीजें आपको इजी होंगे. सो व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर ए कंजर्वेटिव फील्ड? लेट मी स्टार्ट विद कंजर्वेटिव फील्ड. कंजर्वेटिव फील्ड मीन्स नथिंग बट फोर्स. इसे डरने की जरूरत नहीं है, यह फोर्स ही है. इट इज नथिंग बट फोर्स. सो what is the basic definition of a conservative field? The basic definition of a conservative field is, जब conservative field हो, चाहे gravitation हो, चाहे electrostatic force हो, इसमें जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में क्या मूव करेगा? चार्ज ही मूव करेगा. बट दैट इज एन ऑब्जेक्ट हैज अ चार्ज. सो अगर एक उस फील्ड में कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, उसका टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहता है. तो मैकेनिकल एनर्जी जस्ट मींस व्हाट? इट मींस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी. सो द बेसिक डेफिनेशन, द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ए कंजर्वेटिव फील्ड इज द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट in the given force field, in the given force, in the given field remains constant. That's all. The total mechanical energy. Total mechanical energy. Energy remains constant. पहली बात तो यही है. मतलब total energy is equal to potential energy plus kinetic energy is equal to U plus K कर दो. इसको U लिखो, उसको K लिखो, is equal to constant. मतलब while moving in the field, an object moves in the field, इसका potential energy कम होता है तो kinetic बढ़ जाता है. kinetic कम होगा तो potential बढ़ेगा. तो sum total remains constant. बेसिक तो यही है. दूसरा यह है कि जो इसी से फिर निकलता है कि अगर आप if you move an object from one point to another point in the given field, अगर गिवन फील्ड में आप एक ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाओगे तो उसमें क्या होता है? जो वर्क डन बाय द फील्ड, ऐसे बाय द फील्ड, वर्क डन बाय द फील्ड और वर्क डन बाय द फील्ड फोर्स does not depend on the path. मतलब आप एक जगह से इस पॉइंट वन पॉइंट से लेकर के इस दूसरे पॉइंट जाओगे, इस रास्ते से जाओगे या इस रास्ते से जाओगे या सीधे जाओगे, वर्क डन इज द सेम. सो दैट मीन्स इन कंजर्वेटिव फील्ड्स, वर्क डन बिटवीन द टू पॉइंट्स, मतलब टेकिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ. द वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट. वर्क डन in conservative field does not depend on path. यह दूसरी चीज है कि अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट आप जाओगे, किसी रास्ते से भी जाओ, वर्क डन इज द सेम. जैसे एक ग्रेविटेशनल फील्ड है कंजर्वेटिव फील्ड, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को सीधे यहां ले जाऊंगा तो वर्क डन इज mgh. अगर ऐसे जाकर के कहीं भी जाकर के फिर यहां आ जाऊंगा तो वर्क डन इज अगेन mgh. तो मींस वर्क डन
In a conservative field, does not depend upon the path. You can choose any path. अच्छा, तो C अगर ऐसा है, if the work done is path independent, you can take this path or any path between the 2 points, the work done is the same. इसका मतलब अगर यहां से इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक वर्क डन कुछ है, जो भी चलो W हो, और वापसी पर इतना ही तो वर्क होगा, क्योंकि वापसी पर तो यही 2 पॉइंट्स है। अगर यहां से जाकर के वर्क W है, वहां से नीचे आकर के -W होगा। You pull an object up, some work is done. If the object moves down, work done is उल्टा है, नेगेटिव मैं नहीं कह सकता हूं, वो देखना पड़ेगा। लेकिन एक डायरेक्शन में पॉजिटिव वर्क होगा, दूसरे डायरेक्शन में नेगेटिव वर्क होगा, दिस आई एम वेरी श्योर अबाउट। तो उस सूरत में क्या होता है कि अगर आपने एक ऑब्जेक्ट को कहीं लेकर के लिया और वापस उसी अपने पॉइंट पर आए, वर्क डन विल बी 0. So that means in conservative fields, the work done over a closed path is 0. So you please write it down. The work done over a closed path in conservative fields is 0. The work done over a closed path in the conservative field is 0. Okay? बस ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। और भी देखो, इस वजह से the work done over a closed path is 0, the work done between the 2 points is path independent, a total mechanical energy in the conservative field is 0. ये इसके पीछे एक राज है। वो राज है, ये जो फोर्सेस ऐसे होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स हो, चाहे स्प्रिंग फोर्स हो, वो भी कंजर्वेटिव है। तो दीज आर रेडियल फोर्सेस। रेडियल फोर्सेस होते हैं ऐसी फोर्सेस। आप कहेंगे रेडियल फोर्स क्या होता है? आपने देखा होगा कि ग्रेविटेशन में अगर कोई भी चीज आपने पढ़ा हो, फोर्स बिटवीन द 2 ऑब्जेक्ट्स इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स। The object on the earth, the force on the object on the earth is toward the center of the earth along the radius of the earth. वो रेडियस के along होता है। So ये मैं लिखूंगा, याद रखने वाली चीज है। Conservative fields are radial fields. Conservative fields, conservative forces are radial forces. मतलब कि उसमें यही है कि जो फोर्स होता है 2 ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, दैट इज अलोंग द लाइन जॉइन देयर सेंटर्स। मतलब ऐसे मैं दिखाऊंगा, अगर अर्थ है, ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो फोर्स यूं है। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे हैं तो फोर्स ऐसे कुछ है टुवर्ड्स द सेंटर। तो इस जैसे फोर्स होते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। अब ये नहीं कहना है कि नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है। भाई नॉन कंजर्वेटिव वो होता है जिसकी ये प्रॉपर्टीज ना हो। नॉन कंजर्वेटिव मींस व्हिच डज नॉट फॉलो दीज रूल्स। जैसे फ्रिक्शनल फोर्स, एक बॉडी को दूसरे पॉइंट पर ले जाओ, तो जिस पाथ से जाओगे उस पाथ पर वर्क डन डिपेंड करता है। छोटे से पाथ को ले लो तो वर्क डन कम हो जाता है, पाथ बड़ा हो गया तो वर्क डन ज्यादा हो जाता है। तो दैट इज नॉट ए कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, चलिए तो अब आगे जाकर के हम देखते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट 2 में यह है कि ये जो कंजर्वेटिव फील्ड्स है उसमें क्या क्या आता है। उसमें क्या आएगा? ग्रेविटेशन आएगा कंजर्वेटिव फील्ड में, उसमें आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसमें स्प्रिंग फोर्स भी आता है। और भी फोर्सेस कंजर्वेटिव हो सकते हैं। और कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव है, कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है, उसको जब हम देखते हैं उसमें एक टेक्निक है। There is a technique through which we can find is the given force conservative or non-conservative force. You can generate your own forces which are conservative. मैं खुद एक फोर्स लिख सकता हूं, कुछ ऐसे लिखूंगा, फोर्स कुछ ऐसे बनाऊंगा मैं, या फोर्स कुछ का एक्सप्रेशन कुछ ऐसे लिखूंगा कि वो कंजर्वेटिव हो। You can generate your own forces which are conservative. इसलिए मैं लास्ट में एक आपको एक टेक्निक दूंगा by which you can see whether the force is a conservative or not.
चलो दूसरा पॉइंट, अब ये जो कंजर्वेटिव फील्ड्स होते हैं, ये जो कंजर्वेटिव फील्ड्स होते हैं उनका एक मैथमेटिकल स्ट्रक्चर अलग होता है, उनके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जो हर जगह आप कंजर्वेटिव फील्ड को देख करके वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। उसमें एक बेस रूल है, अगर आप याद रखना चाहो दैट्स गुड, इफ यू आस्क मी टू डिराइव दैट बेस रूल, वो डिराइव भी किया जा सकता है, लेकिन वो बेस रूल ये है कि अगर ग्रेविटेशनल फील्ड में आप काम करते हैं to get an object from one point to another point, work done by the gravitational field, not by you. There is a work done by you also. You can also do work in the conservative field. But what I mean is that work done by the field itself. Work done by the field itself. तो उसमें एक रूल है, रूल ये है कि change in potential energy, this is change in potential energy, is equal to minus delta W. This is the basic equation. अगर इस बेसिक इक्वेशन को आप समझोगे तो बाकी इसी से जो भी कुछ है कंजर्वेटिव फोर्सेस का कुछ भी, दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम दिस पॉइंट। तो आपको यही याद रखना है, लेकिन मैं इसको लिखूंगा, ये जो पोटेंशियल ये है, ये जो चीज है, इट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और ये है वर्क डन बाय द फील्ड। That's all. So change in potential energy of an object when you get it from one point to another point in the field is equal to negative of the change, negative of the work done by the field. Change in potential energy is equal to negative of the work done by the field. That is it. अब जो करे आगे जो करेगा यही इक्वेशन करेगा. This equation will do whatever it has to do when we move ahead, doing work, power and energy. तो ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे भी लिखूंगा, चलो नहीं ऐसे क्या लिखूंगा, मैं उसको आगे ही ले जाऊंगा, ठीक है, ओके। थर्ड पॉइंट, change in potential energy, that is delta U is equal to minus delta W. मगर it is negative of the work done by the field. It is U2 minus U1, that is change in potential energy when you get an object from point 1 to point 2. Point 2 पर potential energy U2 है, point 1 पर potential energy U1 है, ठीक? So we are defining change in potential energy. I don't define potential energy at a point. Potential energy at a point define करने के लिए आपको दूसरे point पर potential energy define करना पड़ेगा. So always when you do it, you see potential energy जो है, it is always defined in reference to some with respect to some point, some point else. मतलब किसी और point के with respect में potential energy आप define करते हो. किसी point पर भी आप potential energy zero कर सकते हो. इसलिए यहाँ U2 minus U1 potential energy difference between the two points. इस point पर potential energy क्या है एक object का, और इस point पर क्या है, तो उन दो का डिफरेंस। हाँ, अगर आप point 1 से point 2 की ओर ले जा रहे हैं ऑब्जेक्ट को, देन U2 माइनस U1, इनिशियल पोजीशन कहाँ है और फाइनल पोजीशन कहाँ है, जहां आपने लिया वो ये है, जहां से आपने लिया है वो U1 इज इक्वल टू माइनस, इट इज इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट dr। ये हमने पढ़ा है कैसे है वर्क डन, इट इज R1 to R2। हो गए दो इक्वेशंस। ये इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब इफ यू वांट टू फाइंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यू इंटीग्रेट कंजर्वेटिव फोर्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ओवर द पाथ के ऊपर से आप फोर्स को इंटीग्रेट करो। अरे भाई इंटीग्रेट एफ तो दिया होगा, डॉट डी आर करके आप उसको थोड़ा सा सॉल्व करो, एफ दिया होगा, डी आर उसको सॉल्व थोड़ा करो और फिर इंटीग्रेट करो फ्रॉम R1 to R2, हो जाएगा यू फाइंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और दूसरी बात यह है कि अगर इसको मैं डिफरेंशियल में लूं डी यू में, तो इसको करूं मैं डी डब्ल्यू करेंगे माइनस एफ डॉट डी आर, ऐसे कुछ। तो यहां से मुझे मिलेगा डी यू इज इक्वल टू
माइनस एफ डॉट डी आर। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो इसको कहोगे माइनस एफ डी एक्स या एफ डी आर ही। अगर फोर्स और डी आर, अगर फोर्स रेडियल है तो डी आर के अलांग ही है, अगर फोर्स डी आर के डायरेक्शन में ही है तो एफ डी आर हो गया। ठीक, इसका मतलब यह है कि मुझे मिलेगा एफ इक्वल टू माइनस ये एफ डी यू बाय डी आर। यह भी एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, तो आपको यह इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। बेसिकली तो यही है, इसी से मैंने ये दोनों इक्वेशंस लिए हैं, ये भी और ये भी। इसको कहा जाता है एफ फोर्स, दैट्स कंजर्वेटिव फोर्स। इट इज नेगेटिव ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी को आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। और आपका अगर आपने पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट किया, अगर आपके पास है पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फील्ड में, इसको डिफरेंशिएट करने से आपको मिल गया फोर्स। इट्स अ नेगेटिव ग्रेडियंट, इसको कहते हैं नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। मैं लिखूंगा यहां पर कंजर्वेटिव फोर्स, फोर्स इज नेगेटिव, पहले तो नेगेटिव है ना, नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। नोट करने में हर्ज नहीं है, अगर ये आप नोट कर रहे हैं, ये भी आप नोट कर रहे हैं, और ये भी, ये तीनों इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बस यही तीन इक्वेशन यूज होते हैं हर जगह, चाहे वो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर रहे हो, चाहे ग्रेविटेशन कर रहे हो, और वर्क पावर एनर्जी का जो चैप्टर है उसमें भी बहुत सारी जगहों पर ये यूज होता है। ओके, नाउ पोटेंशियल एनर्जी को मैंने यहां लिखा तो चेंज पोटेंशियल एनर्जी मैंने डिफाइन नहीं किया, और मैं यहां पोटेंशियल इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा। आई विल नॉट इंट्रोड्यूस पोटेंशियल हियर। आगे जाकर इन तीन इक्वेशन से पोटेंशियल भी निकाला जा सकता है। पोटेंशियल एनर्जी से पोटेंशियल का भी कॉन्सेप्ट निकलता है, वो आगे जाकर के हम करेंगे। चलो, फोर्थ पॉइंट, मैं इसको, ये जो चीज है, ये एफ इज इक्वल टू डी यू बाई डी आर, इसको थोड़ा आगे ले जाऊंगा और इसको थोड़ा सा मैं मतलब और एक्सप्लेन करना चाहता हूं, क्योंकि आगे जाकर के ऐसी चीजें आती हैं। ओके, फोर्थ पॉइंट, पहली बात ये कि एफ इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी आर। ये तो स्केलर है, इट्स ए स्केलर क्वांटिटी, यू इट्स ए स्केलर क्वांटिटी। चलो, मैं डिफाइन ही करूंगा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड, लेकिन मैंने आपको पहले कहा कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज मोर इंपॉर्टेंट। द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड as the work done in getting the mass point from one point to another point per unit mass। यानी कि potential energy is defined work done by mass per unit mass। ये है डेफिनेशन। यानी कि अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास m है, आपने इसको इस पॉइंट से लेकर के change in potential energy। Change in potential energy is defined in getting the mass point from here। किसी रास्ते से भी जाओ, 2 पॉइंट पर कितना काम किया, W किया, मास कितना लिया, m, और इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है, दैट इज दिस वर्क बाय दिस मास डन, वर्क डन पर यूनिट मास। Sorry, very sorry, it is potential work done in getting potential energy। Just a minute, थोड़ा सा मैंने यहां गलत किया, थोड़ा सा नहीं, बहुत बड़ा गलत किया। ये पोटेंशियल का डेफिनेशन है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स।
change in potential energy is equal to negative of work done, मगर this is field force. Field change in potential energy is equal to negative of the work done by the field. Change in potential is equal to work done by the external force. External agent लिखिए आप, external agent. तो इनमें फर्क, थोड़ा सा फर्क है. ये नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द फील्ड और ये वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट. तो याद रखो, कीप दैट इन योर माइंड. हैव अ लुक. यहां पर मैं करना चाहता हूं कुछ जो आगे जाकर बहुत इंपॉर्टेंट है. तो एफ जो है इसको मैं करना चाहता हूं. ओके, चलो मुझे बताइए व्हाट इज एफ एक्स, व्हाट इज फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन. फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन, एफ एक्स, fx, that is minus du by dx by this rule, right? What is fy, force in the y direction? Minus du by dy. What is force in the z direction? That is minus du by dz by this definition. ये r है, distance है, x है, ये y है, ये z है. अच्छा, now अब यहां मुझे बताइए व्हाट इज टोटल फोर्स. टोटल फोर्स लिखा जाता है आई एफ एक्स प्लस जे एफ वाई प्लस के एफ जी. इट इज नेट फोर्स, मतलब इट इज टोटल फोर्स इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, राइट. दिस इज बट दिस इज फोर्स ऑफ द फील्ड, इज अ कंजर्वेटिव फोर्स. तो इस कंजर्वेटिव फोर्स को मैं क्या लिखूंगा आप, आई तो वही है, व्हाट इज एफ एक्स, that is minus du by dx. इसको ऐसे भी लिखा जाता है del u by del x, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन. अगर कोई चीज कोई फंक्शन है x y z का, तब वहां पार्शियल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट लगता है. लेकिन आपको उसके साथ फेमिलियरिटी ज्यादा नहीं है. ये जो u है, इफ आई सपोज इट डिपेंड्स ऑन x y and z, if it is a function of x y and z, then I should write differentiation, partial differentiation of u with respect to x. जब मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन करूंगा तो उस सूरत में दो पैरामीटर बाकी कांस्टेंट रखने पड़ते हैं, मतलब दैट्स व्हाई यू कॉल इट पार्शियल डिफरेंशिएशन. इफ यू पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जी, राइट, तो तब जाकर मैं क्या कहूंगा, अगर मुझे डिफरेंशिएट करना होता विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो y और z उस पर कांस्टेंट रखना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू x. और y के हिसाब से डिफरेंशिएट करोगे तो x z इज कांस्टेंट, z को डिफरेंशिएट, z के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करोगे तो x y इज कांस्टेंट. दैट्स हाउ यू डू इट. तो लिखा जाता है पार्शियल डिफरेंशिएशन u, इसको कहते हैं del u by del x. तो अगर आप इसी तरह से लिखोगे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन करेक्ट वे यही है. तो ब्रैकेट क्लोज प्लस j del u by del y प्लस के डेल यू बाय डेल जी. मैं यही लिखता, लेकिन अच्छा नहीं लगता है कि कोई गलत कॉन्सेप्ट कन्वे करे स्टूडेंट्स को, इसलिए आई विल राइट इट करेक्टली, बट यू कैन डू इट दिस वे आल्सो. अच्छा, नफसी एफ वेक्टर इज इक्वल टू, ये है, ये यू है, यहां पर भी, यहां भी है और यहां भी. इसको बाहर ही निकालो इसको बाहर, और ये नेगेटिव 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 को बाहर निकालो. अंदर रहेगा आई डेल बाय डेल एक्स प्लस यहां रहेगा जे डेल बाय डेल वाई, यहां रहेगा के डेल बाय डेल जी, और यू सारा जो बाहर निकालो ऐसे, ये यू और ये यू और ये यू कॉमन निकालकर बाहर. तो इस चीज को क्या कहा जाता है इन द न्यू, मतलब नोटेशन, इन द न्यू नोटेशन, कुछ नया नोटेशन इसको देना पड़ेगा. बताइए जरा, शाबाश. यस, तो ये जो कंजर्वेटिव फोर्स है, इट इज एफ इक्वल टू, अब ये जो यहां से यहां तक जो चीज है, इसको लिखा जाता है डेल, ऐसे यू, इसको कहते हैं कि डेल, इसको कहेंगे, नाम है इसका, इट इज कॉल्ड थ्री डायमेंशनल व्हाट, थ्री डायमेंशनल, यस, डिफरेंशियल ऑपरेटर. ये सिंबल है भाई, असल में तो यही है, इसे डरने की कोई जरूरत नहीं है.
ये नहीं लिखा तो ये लिखा, समझो ये कहीं है तो ये यहां से यहां तक लिखना पड़ेगा. सो इट इज डिफरेंशियल ऑपरेटर, 3 डायमेंशनल डिफरेंशियल ऑपरेटर. आजकल आते हैं ऐसे भी क्वेश्चन. देखो, if this potential energy only depends on x, तो ये दो हो गए खत्म. if this u depends on y, समझो ये दो खत्म हो गए. if it depends on z, ये रहेगा तो ये दो खत्म हो जाएंगे. ठीक, समझ आया पूरी तरह से? चलो ओके, ये हो गया एक कॉन्सेप्ट. ये देखो यूं, तो ये आप अच्छी तरह से कर लो. Fifth point. Now, this is all about, you see, पहले मैंने आपको कहा कि कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं. कंजर्वेटिव फोर्स में ये आता है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी विच इज पोटेंशियल प्लस काइनेटिक रिमेन्स कांस्टेंट. फिर मैंने आपको कहा कि वर्क डन बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन द गिवन कंजर्वेटिव फील्ड इज पाथ इंडिपेंडेंट. फिर मैंने ये भी कहा, उसी से यही निकलता है कि वर्क डन ओवर क्लोज पाथ इज 0. फिर मैंने कहा कि कौन कौन से ऐसे फोर्सेस फील्ड्स है जो ये प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं. उसमें ग्रेविटेशन फोर्स है, उसमें कंजर्वेटिव दिस व्हाट यू कॉल एज स्प्रिंग फोर्स है, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ठीक, चलो फिफ्थ पॉइंट. लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स. व्हाई नॉट पिक अप दिस स्प्रिंग फोर्स? वहां से कुछ थोड़ा सा हम करना चाहेंगे. स्प्रिंग है ये ऐसे कुछ, और ये मास है m, और इस स्प्रिंग को मैंने क्या किया, इसको मैंने यूं करके ऐसे स्ट्रेच किया यहां से यहां तक. ठीक, तो सपोज x स्ट्रेच हुआ, ये यहां से फोर्स होगा स्प्रिंग फोर्सेस kx एज यू नो. तो मुझे चाहिए ये रेफरेंस ले लो. ओके, 0 यहां नहीं, ऑरिजिन यहां ले लो. तो ये रेफरेंस ले लो. तो यहां समझो पोटेंशियल एनर्जी जो है u1 इज इक्वल टू 0. मुझे यहां इसका पोटेंशियल एनर्जी चाहिए. ठीक है, तो आई एम स्ट्रेचिंग दिस स्प्रिंग, मास लेकर के स्ट्रेच को स्प्रिंग कर रहा हूं, और ये जो लेंथ है ये x है, x मैंने स्ट्रेच किया, और इसका बैकवर्ड फोर्स जो है स्प्रिंग फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स, दैट इज kx. दैट इज, one must know that if you stretch a spring, it creates a restoring force towards the origin, towards this point. So what I want to know is, what is the potential energy here when it is stretched? Possibly you know that 1/2 kx square का formula is इसका. So why not to do this formula? You see, have a look. u2 minus u1 is equal to minus r1 to r2. F dot dr is your base formula. This is your base formula. So what is u2? That is this u. Suppose यहाँ u है, अगर u1 रहेगा नहीं तो u2 क्या फायदा है लिखने का. तो u2 is u minus 0 u1. तो अब इंटीग्रेट करो कहां से, 0 से x तक. What is f? That is minus kx dot dr. That is only dr because इस डिस्टेंस, इस डायरेक्शन में तो dr ही होगा, क्योंकि डॉट तो खत्म हो जाएगा, dx. ओके, तो ये क्या हुआ, u इज इक्वल टू, हाँ, माइनस टू माइनस प्लस 0 to x, के बाहर x dx. तो ये क्या हुआ, दैट इज kx स्क्वायर बाई 2. आंसर. So potential energy is equal to, when it is stretched, 1/2 kx square. ये निकला आंसर हमें. It's a conservative force. Therefore I use the conservative force formula. अब जरा देखो, जब आप इसको रिलीज करो तो ये कंप्रेस हो जाएगा. अगर ये कंप्रेस x होगा, if it's compressed by the x, not stretched, compressed, it will have the same formula, because x जो है चाहे x प्लस हो या माइनस हो, स्क्वायर तो x स्क्वायर ही होगा, because square is always positive. So इसका मतलब स्प्रिंग को कंप्रेस करो तो पॉजिटिव एनर्जी स्टोर, स्ट्रेच करो तो पॉजिटिव एनर्जी स्टोर. इट इज ओनली बिकॉज दैट x इज x स्क्वायर देयर. x में भी नेगेटिव कंप्रेशन में, लेकिन स्क्वायर करके वो फिर से पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा.
तो ये एग्जांपल मैंने आपको दिया, ये कर लो। अच्छा अब देखो इंटरेस्टिंग चीज देखो, मैं उसका उल्टा करता हूं। उल्टा ये है कि F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, क्योंकि यहाँ डी एक्स ही आएगा, डी आर तो आएगा नहीं, बिकॉज द पोटेंशियल एनर्जी चेंज विद एक्स। तो इट इज माइनस डी बाई डी एक्स, व्हाट इज यू, दैट्स 1/2 के एक्स स्क्वायर, राइट। नाउ व्हाट इज एफ, तो 1/2 के बाहर लाइए आप, के इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, -2x, इसका डिफरेंशिएशन -2x। तो 2 और 2 कैंसिल होकर के -kx, तो दैट्स ऑलरेडी यू नो। सो यू कैन डिराइव फोर्स फ्रॉम द पोटेंशियल एनर्जी, डिफरेंशिएटिंग इट, फाइंडिंग इट इज ग्रेडियंट, और यू कैन फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी इंटीग्रेटिंग द फोर्स। ये ठीक है, या फोर्स को इंटीग्रेट करना है या पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करना है। और वैसे भी ये जो हर एक डिफरेंशियल फार्मूला का इंटीग्रल फार्मूला होता है, और हर एक इंटीग्रल फार्मूला का डिफरेंशियल फार्मूला। अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं ये इंटीग्रेटेड फार्मूला से डिफरेंशियल फार्मूला को हासिल कर सकता हूं, या इसको लेकर के इसको हासिल कर सकता हूं। ठीक, 6th पॉइंट, यहां मैं एग्जांपल देना चाहता हूं। जैसे मैंने कहा कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इट इज व्हाट यू कॉल एज कंजर्वेटिव फोर्स। तो मैं यहां यह साबित करना चाहता हूं कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी remains constant. Have a look. One more example that I will give you, that is an object falling in the gravitational field to the ground. तो मैं प्रूव करूंगा कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी remains constant. Let me suppose it is y1. It goes from here to here, and here its velocity is v2. Okay. चलो v2 ही सही, यहां पर वेलोसिटी 0, यहां पर वेलोसिटी कर दो यहां पर वेलोसिटी कर दो ऑफ v1, और यहां पर वेलोसिटी v2। ठीक, और यहां ये हाइट y2 ले लो, और ये जो हाइट है इट विल बी y1 माइनस y2 हाइट, यहां से यहां तक। तो इसको पोजीशन 1 कर दो, इसको पोजीशन 2 कर दो, इसको पोजीशन 3 कर दो। तो पोजीशन 1 पर क्या है टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो क्या है पोटेंशियल एनर्जी, 1 कर दो, इसको 1 है। पोटेंशियल एनर्जी इज mgy1, ये वाला। और अगर इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इट इज जस्ट रिलीज्ड, तो काइनेटिक एनर्जी 0 है, ये हुआ mgy1। तो E2 क्या है, एनर्जी हियर, सो दैट इज mgy2 पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इट इज एट अ हाइट ऑफ y2 प्लस, लेकिन साथ में इसका काइनेटिक एनर्जी भी है, बिकॉज व्हेन इट फॉल्स इट बिल्ड्स अप इट्स वेलोसिटी, इज द वेलोसिटी पार्ट व्हिच इंक्रीजेस। नाउ तो इस पोजीशन पर इसके दोनों एनर्जीज है, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी भी। तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv2 स्क्वायर v1 स्क्वायर। लेकिन अब यहां v1 निकालना पड़ेगा, रूल से निकालना पड़ेगा। सो इट इज v1 स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, दैट इज 0 स्क्वायर, इज इक्वल टू 2as। 2a is acceleration, that is g, s is this distance, that is y1 minus y2, ये। तो mgy2 plus 1/2 m, what is v1 square, that is 2g y1 minus y2। मैंने ये v1 स्क्वायर यहां से लाया। ठीक, तो साबित यही करना है मुझे कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, बिकॉज आई हैव पिक्ड अप द फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, because total mechanical energy has to remain constant. So it is cancels, so it is mgy2 plus mgy1 minus mgy2, खत्म। और ये होगा फिर से mgy1, तो यही है जो पहले निकला था।
तो यहाँ टोटल पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन साथ में ये गिरते गिरते दिस डिस्टेंस पार्ट इट डिक्रीजेस फ्रॉम द ग्राउंड, लेकिन साथ में काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। तो सम टोटल जो दोनों है वो कांस्टेंट रहता है। सो कांस्टेंट जो है टोटल मैकेनिकल एनर्जी, इट इज व्हाट यू कॉल एज इज अ मैजिक नंबर व्हिच रिमेन्स कांस्टेंट। सो व्हाट इज E3? लास्ट में E3 भी निकालना पड़ेगा, E3 भी निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं वो E3 जो है, वो E3 जो है वो भी इसी के बराबर आना चाहिए। That should match the same total energy. चलिए, so E3 is equal to, यहां क्या है पोटेंशियल एनर्जी, और वो तो जीरो है बिकॉज इट टच द ग्राउंड, और ग्राउंड प्लस 1/2 mv2 स्क्वायर, यहां v2 स्क्वायर। सो E3 इक्वल टू 1/2 m, व्हाट इज v2 स्क्वायर? वो यहां से यहां तक आप निकाल कर दीजिए, v2 स्क्वायर माइनस ये हो गया 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2g y1 सारा। सो v2 स्क्वायर इज 2g y1, खत्म हो गया mg y1 E3। तो ये है, हमने कंफर्म किया है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी इन द ग्रेविटेशनल फील्ड रिमेन्स कांस्टेंट। इसके बाद मैं और एक लेक्चर देता हूं, उसमें मैं एक IIT लेवल का एक हैवी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम कराऊंगा in on conservative fields. That's the second lecture. If you watch this lecture, you must try to find the second lecture also. Thank you.